हाय एवरीवन, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? इसके ऑप्शंस हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या, सापेक्षता के सिद्धांत, इलेक्ट्रॉन की खोज या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। एल्बर्ट आइंस्टीन एक विश्व प्रसिद्ध सैद्धांतिक भौतिकविद थे जो सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc² के लिए जाने जाते हैं। उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी, खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं लोहा, कांच, टंगस्टन या तांबा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है टंगस्टन। विद्युत बल्ब में अंदर एक स्प्रिंग होती है। जब उसमें विद्युत प्रवाहित होती है तो यह चमकने लगती है और प्रकाश देती है। जब यह स्प्रिंग चमकती है तब इसे फिलामेंट कहा जाता है। अब क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग क्यों करते हैं। तो हम ये जान लें कि टंगस्टन धातु का गलनांक बहुत ही ज़्यादा होता है और इस वजह से यह पिघलता नहीं है। टंगस्टन धातु का गलनांक 3140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि फिलामेंट को चमकने के लिए बस 2700 डिग्री सेंटीग्रेड ही चाहिए होती है। यही कारण है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य बल। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है, वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। क्रीम सेपरेटर तथा सेंट्रीफ्यूगल ड्रायर अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अपकेंद्रीय बल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती हैं? अब दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है परावर्तन, यानी ध्वनि तरंगे परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि को उत्पन्न करती हैं। बात करें परावर्तन की, तो जब प्रकाश किरणें एक अपारदर्शी पॉलिश युक्त पृष्ठ माध्यम पर अपतित होती हैं तो यह उसी माध्यम में पुनः लौट जाती हैं। समान माध्यम में प्रकाश की किरणों के लौटने की परिघटना प्रकाश को परावर्तन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा या नौ संचालकों द्वारा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है नौ संचालकों द्वारा। सोनार यंत्र एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ध्वनि संचरण पर आधारित है। सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। इसका प्रयोग ध्वनि प्रसार के माध्यम से पानी की सतह पर अथवा उसके आसपास की वस्तुओं जैसे डूबे जहाज अथवा जहाज के मलबे को पता लगाने में किया जाता है। यह महासागरों की तलाश और मानचित्रण करने में भी सहायक है। बड़े से बड़े महासागरों की गहराई मापने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं रमन प्रभाव, डॉपलर प्रभाव, क्रैप्टन प्रभाव या प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है डॉपलर प्रभाव। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। यह ऊर्जा का वह रूप है जो हमें सुनाई देता है। ध्वनि तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न एक कंपायमान विकृति है जो दो बिंदुओं को सीधे संपर्क किए बिना ही ऊर्जा को एक बिंदु से दूसरे तक ले जाती है। डॉपलर इफेक्ट प्रतिदिन होने वाला एक अनुभव है। यह देखा गया है कि जब हम उच्च गति के साथ ध्वनि के एक स्थिर स्रोत से संपर्क करते हैं तो ध्वनि की पिच अधिक होती है, और अगर हम ध्वनि के स्रोत से दूर चले जाते हैं तो पिच कम हो जाती है। स्रोत या पर्यवेक्षक की गति के लहर के कारण पिच में यह बदलाव डॉपलर प्रभाव कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? इसके ऑप्शंस हैं 280 केल्विन, 300 केल्विन, 290 केल्विन या 310 केल्विन। तो दोस्तों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान करीब 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान 310 केल्विन होगा। जब शरीर का ताप सामान्य से अधिक हो जाए तो उस दशा को ज्वर या बुखार कहते हैं। यह रोग नहीं बल्कि एक लक्षण है जो बताता है कि शरीर का ताप नियंत्रित करने वाली प्रणाली ने शरीर का वांछित ताप 1-2 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना तापमान होने पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में रीडिंग एक ही होगी? अब इसके ऑप्शंस हैं -40, 212, 40 या 100। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है -40, जो कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच संबंध होता है। C/5 = F-32/9। मान लेते हैं कि T ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होंगे, यानी C = F = T। अब आप जब समीकरण में ये वैल्यू रखेंगे तो T की वैल्यू -40 आ जाएगी। अतः -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट का मान भी -40 ही होगा। अतः इस तापमान पर दोनों रीडिंग बराबर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.4 डिग्री केल्विन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है, और इसी टेम्परेचर को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान 310 केल्विन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊष्मा के संचरण की कितनी विधियां हैं? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है 3। ऊष्मा के स्थान से दूसरे स्थान तक जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं: चालन, संवहन एवं विकिरण। बात करें चालन की तो पदार्थ में ऊष्मा पदार्थ के अणुओं में गतिज ऊर्जा के रूप में रहती है। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा बढ़ती है तो उसके अणुओं में गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है और पदार्थ के अणु हिलने लगते हैं। ठंडा होने पर अर्थात ऊष्मा कम होने पर पदार्थ के अणु हिलना बंद कर देते हैं। यदि पदार्थ में ऊष्मा बढ़ जाए तो ये अणु एक दूसरे से टकराकर
अपनी ऊर्जा पास के अन्य अणुओं को दे देते हैं और पास के अणु भी हिलने लगते हैं। इसे ही ऊष्मा का चालन कहते हैं। बात करें संवहन की, तो यदि ऊष्मा बढ़ती ही जाए तो एक समय आएगा कि पदार्थ के अणु बहुत तेजी से हिलेंगे और फिर हिलते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगेंगे। ऐसे में यदि वह पदार्थ ठोस था तो अणुओं की गति के कारण उसकी अवस्था बदलकर द्रव की हो जाएगी और पदार्थ अपने अणुओं की गति के कारण बहने लगेगा। इसे ही संवहन कहते हैं। बात करें विकिरण की, तो ऊष्मा के संचरण का एक और भी तरीका है। इसमें बिना किसी भी पदार्थ की उपस्थिति के ही ऊष्मा का संचरण होता है। उदाहरण के लिए सूर्य की ऊष्मा अंतरिक्ष के निर्वात से भी संचरित होकर धरती तक आती है। ऊष्मा के संचरण की इस विधि में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचरित होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? अब इसके ऑप्शंस हैं चालन, संवहन, विकिरण या प्रकीर्णन। तो दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण संवहन कहलाता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर वहन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो इसके ऑप्शंस हैं पारा, पानी, ईथर या बेंजीन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है पारा। बात करें ऊष्मा के चालकों के बारे में, तो वह पदार्थ जिसमें ऊष्मा का संचरण बहुत ही आसानी से तीव्र वेग से होता है, ऊष्मा का सुचालक कहलाता है। ऊष्मा चालक पदार्थों की ऊष्मा चालकता का मान भी बहुत अधिक होता है और इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुतायत से पाए जाते हैं। तो जब बात होगी कि कौन सा द्रव पदार्थ ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो वो है पारा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यून तापमानों यानी क्रायोजेनिक्स का अनुप्रयोग कहाँ होता है? अब इसके ऑप्शंस हैं अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं चुंबकीय प्रोत्थापन में, शल्यकर्म, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में, अंतरिक्ष यात्रा, शल्यकर्म एवं दूरमिति में, या अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस क्वेश्चन के ऑप्शंस को देख के समझ रहे होंगे कि वे काफ़ी एक जैसे हैं। मतलब हमें इस टाइप के क्वेश्चंस में कई बार काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है और यह क्वेश्चन IAS 1999 के एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सॉल्व करें। तो बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमिति में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसके ऑप्शंस हैं वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना या ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ऊर्ध्वपातन, जिसे इंग्लिश में सब्लिमेशन भी कहते हैं। बात करें ऊर्ध्वपातन की, तो प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको यदि गर्म किया जाए तो वे ठोस अवस्था से सीधे ही वाष्प अवस्था में बदल जाते हैं। पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे वाष्प अवस्था में बदलने की क्रिया को ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अब इसके ऑप्शंस हैं अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके दोलन यानी माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे भी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं
तरंग के समान, कण के समान, दोनों के समान या दोनों के समान नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है दोनों के समान। यानी प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग के समान भी होती है एवं कण के समान भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी माध्यम में तापमान बढ़ाने पर प्रकाश की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसके ऑप्शंस हैं बढ़ती है, घटती है, वैसी ही रहती है या अचानक गिर जाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वैसी ही रहती है। यानी हमको ये बात बहुत ध्यान में रखनी है कि किसी भी माध्यम का अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो उससे प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ही प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश की गति कितनी है? अब इसके ऑप्शंस हैं 9 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड, 9 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी ने ये चीज़ कई बार पढ़ी होगी तो कि इस क्वेश्चन का आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी प्रकाश की गति करीबन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी से भरे बर्तन में डूबी हुई छड़ी मुड़ी क्यों प्रतीत होती है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं परावर्तन के कारण, न्यूटन के गति नियम के कारण, अपवर्तन के कारण या उत्प्लावन के कारण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण माध्यम बदल जाने पर प्रकाश का रास्ता भी बदल जाता है। आधी छड़ी पानी में व आधी छड़ी हवा में होने के कारण वह हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है। इसके ऑप्शंस हैं हीरे से कांच में, जल से कांच में, वायु से जल में या वायु से कांच में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है हीरे से कांच में। बात करें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तो जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गुजरता है तथा उस माध्यम के लिए क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो यह पूर्णतया सघन माध्यम में लौट जाती है। पूर्ण इस प्रकार का प्रकाश का पुनः लौटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त टेक्निक एंडोस्कोपी किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन या ध्रुवण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसा कि अभी हमने अपने पिछले क्वेश्चन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में डिस्कशन किया था तो हम याद रखेंगे कि एंडोस्कोपी में भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ही इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, जलवाष्प या धूलकण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है धूलकण। दो या दो से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे में मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण यानी डिफ्यूजन कहते हैं। सजीव कोशिकाओं में अमीनो अम्ल में संवहन में विसरण की मुख्य भूमिका है। तो दोस्तों हमें ध्यान रखना है कि वायुमंडल में प्रकाश के विसरण यानी डिफ्यूजन का कारण धूल के कण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं अधिक गहराई के कारण, आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण,
जल के नीले रंग के कारण या जल की ऊपरी सतह के कारण? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दरअसल सूरज की सफेद किरणें समुद्र पर गिरती हैं और हम सभी जानते हैं कि सफेद रंग 7 रंगों से मिलकर बना होता है जो इंद्रधनुष के रंग भी होते हैं। जब सूर्य की किरणें समुद्र पर पड़ती हैं तो सफेद रोशनी में मौजूद 7 रंगों में से लाल, पीला और हरा रंग समुद्र अवशोषित कर लेता है क्योंकि इनकी वेवलेंथ लंबी होती है, जबकि नीला रंग परावर्तित होकर बाहर आता है क्योंकि नीले रंग की वेवलेंथ छोटी होती है। तो इसी कारण से समुद्र हमें नीला प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग किस परिघटना के कारण बनते हैं? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण, अपवर्तन और परिक्षेपण, ध्रुवण और व्यतिकरण। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, यानी साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अवतल दर्पण। अब आप सोचेंगे कि दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर यह है कि अवतल दर्पण मैग्निफिकेशन को बढ़ा देता है, यानी उसका मैग्निफिकेशन ज़्यादा होता है जिसके कारण हमें छोटी चीज़ भी बड़ी और क्लियर दिखती है। इसीलिए दाढ़ी बनाते समय हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो इसके ऑप्शंस हैं वास्तविक तथा उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक तथा सीधा, यानी रियल एंड इरेक्ट, आभासी तथा उल्टा, यानी वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, और आभासी तथा सीधा, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है वास्तविक तथा उल्टा, यानी रियल एंड इन्वर्टेड। मानव आँख जब किसी चीज को देखती है तो रेटिना पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? इसके ऑप्शंस हैं 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 92 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो दोस्तों धूप के चश्मे की फोकल लेंथ इनफाइनाइट होती है। और बात करें पावर के फॉर्मूले की, तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, यानी जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी होगी तो उसकी पावर 1/∞ यानी 0 हो जाएगी। तो इसी कारण से धूप के चश्मे की क्षमता यानी पावर 0 डायोप्टर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानी में हवा का बुलबुला किसके समान काम करता है? अब इसके ऑप्शंस हैं उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है अवतल लेंस। जब लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक होता है, इसी प्रकार से पानी के अंदर का हवा का बुलबुला उत्तल लेंस के समान दिखाई देता है, परंतु व्यवहार अवतल लेंस के समान करता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि जब बात होगी कि वह किसके समान दिखाई देता है तो उस क्वेश्चन का आंसर होगा उत्तल लेंस, परंतु जब बात होगी उसके व्यवहार की, यानी वह किस प्रकार से काम करता है, तो उसका आंसर होगा अवतल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह अवशोषित करता है, परावर्तित करता है, परावर्तित नहीं करता है या प्रकीर्णित करता है। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी वस्तु का रंग उस कारण से होता है कि वो किस तरह की किरणों को परावर्तित करता है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2
परावर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है यूरेनियम डेटिंग। बात करें यूरेनियम डेटिंग की, तो यूरेनियम डेटिंग आइसोटोपिक डेटिंग का सबसे पुराना तरीका है, जिसमें हम रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व यूरेनियम का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों की आयु निर्धारित कर सकते हैं। इस तकनीक के 3 अलग अलग प्रकार हैं: यूरेनियम विधि, यूरेनियम थोरियम विधि और यूरेनियम लीड विधि। तो जब बात होगी कि पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग करते हैं, तो उसका आंसर होगा यूरेनियम डेटिंग। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने बात करी कुछ जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, जो पहले भी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और क्रिएटिव दिशा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।